जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करनी है साइफ़र केस की सिर्फ एक समात की, आखिरी समात की, 11वीं समात की। आपको पता चल जाएगा इस समात पर जज साहबान ने क्या रिमार्क्स दिए और इन रिमार्क्स से आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर बना साइफ़र केस भी ख़ात्मे के करीब है। और बात करनी इलेक्शन कमीशन की जानबदारी की, मुतनाज़ फ़ैसलों वाला इलेक्शन कमीशन, जानबदाराना फ़ैसलों वाला इलेक्शन कमीशन, इस मुल्क के आइन और जमहूरियत को पटड़ी से उतारने वाला इलेक्शन कमीशन और इस मुल्क को सियासी बुरानों में धकेलने वाला इलेक्शन कमीशन क्या तहरीक इंसाफ के पर एक और बम गिरा सकता है? वो बम क्या हो सकता है? इस पर भी बात करनी है। और इस पर भी बात करनी है कि गार्डियन अखबार, बरतानवी गार्डियन अखबार की एक खबर है कि भारत और भारत का रॉ एजेंसी पाकिस्तान के अंदर लोगों को कत्ल करवा रहा है। और बात इस पर भी करनी है कि हाफिज़ नईम, कराची वाले हाफिज़ नईम साहब जमात इस्लामी के छठे अमीर बन चुके हैं। हाफिज़ नईम साहब के अमीर बनने के बाद जमात इस्लामी को कोई नया चेहरा मिल गया है, नया फेस मिल गया है, या नई जमात इस्लामी उभर कर आएगी या वही रहेगी, इस पर भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले एक दुख देने वाली ख़बर, बल्कि एक इंटरव्यू जो हमारे दोस्त एजाज़ सैयद ने अपने प्रोग्राम में किया, और वो इंटरव्यू है साबिक असिस्टेंट जेल सुप्रीडेंट पिंडी जेल के साबिक असिस्टेंट सुप्रीडेंट जेल मजीद कुरैशी का इंटरव्यू जो एजाज़ सैयद ने किया। भुट्टो साहब इनकी जेल में थे इस वक्त, जब ये भुट्टो साहब इनकी जेल में थे तो ये उस वक्त जेल के असिस्टेंट सुप्रीडेंट थे। वो उन्होंने भुट्टो साहब के आखिरी दिनों की बातें बताई हैं कि भुट्टो साहब से उनकी मुलाकातें कैसी रहीं, भुट्टो साहब किस हालत में थे, भुट्टो साहब का मोराल क्या था, पेशी पर जाने से पहले और पेशी पर आने के, अदालतों में पेशियों पर जाने से पहले और वापस आने पर वो क्या कहा करते थे। और उन्होंने जेल सुप्रीडेंट और इन्हें खुद बताया कि मैंने किसी को कत्ल करने का नहीं कहा, ना मैंने किसी को कत्ल करवाया। असल में मुझसे अमेरिका और रूस नाराज़ थे और अमेरिका और रूस नाराज़ हैं, लिहाजा मुझे वो मरवाना चाहते हैं, फांसी चढ़वाना चाहते हैं। और मेरा कसूर ये है कि मैं मुस्लिम ब्लॉक बनाना चाहता था, मुसलमान मुल्कों पर मुश्तमिल मुस्लिम ब्लॉक। ये मजीद कुरैशी साहब जो उस वक्त असिस्टेंट जेल सुप्रीडेंट थे, ये बताते हैं कि भुट्टो से मिलने के लिए उनके वकला ज़्यादातर आते थे, दोस्त मोहम्मद अवान, ग़ुलाम नबी मेमन, या बख्तियार। वो एक दो मरतबा उनकी पहली बेगम अमीर बेगम भी मिलने के लिए आईं। मसूद महमूद वादा माफ़ गवाह जो भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ सुल्तानी गवाह बने, उनसे भी मजीद कुरैशी की मुलाकात हुई। मजीद कुरैशी जो असिस्टेंट जेल सुप्रीडेंट थे, वो बताते हैं कि भुट्टो साहब बहुत कम खाते थे, थोड़े मिकदार में खाना खाते थे। इन्हें बीफ और कीमा पसंद था। इनका कुक बशीर था, वो खाना बनाता था, या करीब पीसी होटल पिंडी से खाना लाया जाता था। फिर मजीद कुरैशी साहब ने उस आखिरी मुलाकात का भी बताया जो बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान हुई। और वो दुख और तकलीफ़ दे आखिरी मुलाकात, मजीद कुरैशी कहते हैं कि मैं भी नहीं देख पाता था, क्योंकि जंगले की एक तरफ जेल के अंदर भुट्टो साहब ज़मीन पर बैठे हुए थे और जंगले की दूसरी तरफ ज़मीन पर नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो बैठी हुई थी। और बेनज़ीर भुट्टो मुसलसल रोए जा रही थी, और कभी वो जंगले से हाथ निकाल कर अंदर भुट्टो साहब को करीब करके गले मिलने की कोशिश करती, कभी जंगले से हाथ निकाल कर भुट्टो साहब का हाथ निकालती, बाहर जंगले से हाथ चूमती, कभी माथा चूमती, कभी चेहरा चूमती। और भुट्टो साहब भी बार बार रोती बेनज़ीर भुट्टो को चुप कराने की कोशिश करा रहे थे, उनका माथा चूम रहे थे। और एक दो मरतबा भुट्टो साहब ने बेनज़ीर भुट्टो के कान में भी बात की जो हम दूर खड़े हुए थे, हमें सुनाई नहीं दी। लेकिन जो ये
दुख और तकलीफ़ की बात जो सबसे ज़्यादा मुझे लगी, खैर आखिरी मुलाकात और भुट्टो साहब का जिस तरह जुडिशल मर्डर हुआ, जिस तरह भुट्टो साहब को फांसी दी गई, जिन हालात में दी गई, जिन जजों ने दी और जिस तरह दी, वो सबके सामने है। लेकिन जो तकलीफ़ दे बात मजीद कुरैशी ने बताई, वो ये बताई कि भुट्टो साहब को जब फांसी दी जा चुकी तो उसके बाद उनके कपड़े उतार कर फिल्म बनाई गई कैमरे से और तस्वीरें खींची गई। फांसी के बाद जब भुट्टो साहब की फांसी दी जा चुकी, मुर्दा हालत में उनके कपड़े उतारे गए, फिल्म बनाई गई, तस्वीरें खींची गई। क्या कहा जा सकता है? बड़े अजीबो गरीब है कि हमें जिंदों के कपड़े उतारना, कैदी के तस्वीरें खींचना, वो छोड़े मुर्दा, और इस्लाम और हमारा दीन और हमारी अखलाकियात और हमारा कानून क्या कहता है, ये भी आपको पता है। इस पे क्या और कहूँ। वापस आते हैं, हाफिज़ नईम साहब की बात करते हैं। कराची, जमात इस्लामी कराची और सिंध के सरकर्दा हाफिज़ नईम साहब, जो अगर धांधली ना होती तो इस वक्त मेयर कराची होते, और जिन्होंने कराची में ख़ास तौर पर जमात इस्लामी को कदमों पर खड़ा किया, वो छठे अमीर हो गए हैं जमात इस्लामी के। और 45,821 शूरा के अरकान होते हैं जमात इस्लामी के, वोटर होते हैं जो ये वोट डालते हैं, 46,000 के करीब वोटर, जिनमें 6,000 ख़वातीन भी हैं। और 82% इस मरतबा वोट कास्ट हुए। लियाकत बलोच, सिराजुल हक में से नईम, हाफिज़ नईम साहब जमात इस्लामी के अगले 5 साल के लिए अमीर हुए हैं, छठे अमीर हैं। और हाफिज़ नईम साहब जहाँ जमात इस्लामी की अच्छी बात है कि कम से कम 46,000 तो वोट डालते हैं। कम से कम इतनी तो जमहूरियत है कि जो उनके मेंबर हैं वो वोट तो डालते हैं। बाकी तो जिस तरह अल्लाह तवक्कल पे जो सियासी जमातों का प्राइवेट कंपनियां बनी हुई हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बनी हुई हैं, वो तो आपको पता ही है। हाफिज़ नईम साहब की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि जब अभी इलेक्शन वो जीते, सिंध असम्बली की एक नशिस्त जीते वो, तो उन्होंने कहा कि मैं ये नशिस्त वापस कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं जीता, यहाँ तरीके इंसाफ का बंदा जीता है, मैं हार गया था। ये कहना बड़ी बात होती है। और हाफिज़ नईम साहब मुसलसल कह रहे थे कि तरीके इंसाफ, यहाँ MQM जो जीती है ये सारी जाली जीती है। MQM के अपने लोग भी वैसे बाय द वे कह रहे थे कि हमारी मैक्सिमम 2 सीटें हैं, लेकिन उनको 17 सीटें मिल गई वहाँ। और सारी तकरीबन 6-7 पीपल्स पार्टी ने गालिबन जीती हैं, बाकी MQM ने जीती हैं। तो हाफिज़ नईम साहब शुरू से ही कह रहे थे कि यहाँ अगर 16 नहीं, 18 नहीं तो 16 सीटें तरीके इंसाफ की हैं, लेकिन तरीके इंसाफ एक सीट भी नहीं जीत पाई। तो हाफिज़ नईम साहब 19वें जमात इस्लामी के इंतखाब के बाद छठे अमीर मुंतखब हुए हैं, उनको मुबारकबाद। सिराजुल हक साहब को मुबारकबाद। सिराजुल हक साहब और हाफिज़ नईम दोनों अर्जी नवीस के बेटे हैं। हाफिज़ नईम साहब और सिराजुल हक साहब भी कोई वडेरे नहीं हैं, सफ़ेद पोश आदमी हैं, दयानतदार आदमी हैं, सीधे आदमी हैं। जमात इस्लामी गो के एक मुनज़्ज़म जमात है, जमहूरियत उसके अंदर कम अज़ कम कुछ किसी न किसी सूरत मौजूद है, लेकिन उतना वो इंतखाबी सियासत में उतनी कामयाब नहीं हो पाई। हाँ, जब भी जमात इस्लामी ने किसी इत्तेहाद में आई, इत्तेहाद हुआ किसी जमातों से, ग्रैंड अलाइंस बना, उसमें जमात इस्लामी आई, तो फिर वो सेनेटर भी उनके लोग बनते हैं। सेनेटर मुश्ताक उनके, उन्होंने सेनेट में क्या कमाल तकरीरें की, क्या कमाल उन्होंने हर मौक़िफ़ को दलेरी के साथ बयान किया। तो जमात इस्लामी के लिए एक क्रिटिकल टाइम पर हाफिज़ नईम, और मुझे लगता है कि हाफिज़ नईम साहब जिस तरह की सियासत करते हैं, जमात इस्लामी की इंतखाबी सियासत में जमात इस्लामी के लिए बेहतरी की गुंजाइश पैदा होगी और बेहतरी होगी इनके आने से। तो हाफिज़ नईम साहब को भी मुबारकबाद, सिराजुल हक साहब को भी मुबारकबाद। और जमात इस्लामी को इसलिए मुबारकबाद कि अमीर आता है चला जाता है, ये नहीं होता कि एक अमीर जाता है तो उसके बाद उसका बेटा बने, बेटी बने, भांजा बने, भतीजा बने, चाचा बने, मामा बने। कम से कम आपके अंदर इतनी जमहूरियत तो है कि एक सफ़ेद पोश गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी अमीर बन सकता है। गार्डियन अखबार की भी बात, लेकिन गार्डियन अखबार की, बरतानवी अखबार की बात करने से पहले चूँकि इंतखाब की बात हो रही है, पार्टी इंतखाब की बात हो रही है, जमात इस्लामी की बात हो रही है, तो ये बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ ने जो तीसरी मरतबा इलेक्शन पार्टी का करवा के ये 3 मार्च 2024 को
उसके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हुए हैं इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन खैर से उस पर अभी तक अंडे बच्चे दे रहा है और कोई फैसला नहीं किया, और किसी वक्त भी बम फोड़ सकता है कि ये इलेक्शन भी आपका ठीक नहीं, ये फैसला भी आ सकता है। क्योंकि तहरीक इंसाफ ने जून 2022 में जब इलेक्शन पार्टी का करवाया तो 17 माह, तकरीबन 17 माह इलेक्शन कमीशन उस फैसले पर बैठा रहा, और फिर इलेक्शन से ऐन पहले चंद हफ्ते पहले फैसला दे दिया कि आपका इलेक्शन, पार्टी इलेक्शन का अदम करार दिया जाता है, दोबारा करवाएं। जब दोबारा करवाया, इलेक्शन सर पर था तो तहरीक इंसाफ ने, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने उस पर इतराज़ात लगाकर 40 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा थमाकर और मुख्तलिफ इतराज़ात लगाकर उसको फिर पार्टी इलेक्शन का अदम करार दिया और बल्ला ले लिया, जिसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ला दिया। उसके ख़िलाफ़ फिर इलेक्शन कमीशन खैर से एक तरफ जज बन गया कि आपका बल्ला ले लिया जाए, दूसरी तरफ मुद्दई बनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, और फिर फाइज ईसा काजी बेंच 3 रुकनी बेंच ने एक स्याह तरीन फैसला दिया और बल्ला तहरीक इंसाफ से वापस ले लिया। अब तीसरी मरतबा तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन करवा के दिया। भाई अगर गलत हुआ है, सही हुआ है, उसका फैसला करो। लेकिन मुझे लगता है कि ऐन उस वक्त जब क्रिटिकल तहरीक इंसाफ किसी और मुश्किल में पड़ी होगी, ऊपर से ये मुश्किल भी डाल दी जाएगी, तो कोई मौजज़ा ही हो सकता है जो तहरीक इंसाफ को बचा सकता है, वरना इलेक्शन कमीशन से जो भी फैसला आया तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही आया। अब आ जाइए वापस गार्डियन अखबार पर मुख्तसर करके फिर साइफर केस पे जाना है। गार्डियन अखबार ने ख़बर दी है, बरतानवी अखबार है, मोतबर अखबार है, कि रा ने, भारतीय एजेंसी रा ने, जो गुंडों और कातलों की एक तरह से एजेंसी बनी हुई है, उसने 20 लोगों को पाकिस्तान के अंदर कत्ल करवाया है। वैसे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जो कुछ रा बजरिया अफ़गानिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा केपी में करवा चुका है, और जो कुछ रा बजरिया ईरान बलूचिस्तान में करवा चुका है और करवा रहा है, वो सब के सामने है। और ये रा के सर्विंग अफसर कुलभूषण यादव, जो ईरान के ज़रिए पाकिस्तान में दाखिल हुए, जिनका नाम मुबारक हुसैन पटेल था पासपोर्ट पे, ईरानी पासपोर्ट था उनके पास, तो वो तो खैर वो भी हमारे सामने है। तो और जो कुछ कनाडा में भारत सिखों के हवाले से सिख कत्ल करवा कर कनाडा के वज़ीर आज़म इस हवाले से बता चुके हैं। अमेरिका में जो कुछ रा करवा चुका है। और मज़े की बात है कि यूएई में रा का ये यूनिट है जिसने जो पाकिस्तान में कत्ल करवा रहा है। अब यूएई क्या कहा जाए, इस वक्त मोदी जो अंदरून हिंदुइज़्म की इंतहा पसंदी पे पहुँचे हो, आरएसएस और हिटलर के बाद मेरे ख्याल से मोदी सबसे ज़्यादा इंतहा पसंद है। गुजरात में जिस तरह मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, आसाम में जिस तरह उनको बेवतन कर दिया गया, पूरे मुल्क में जिस तरह मुसलमानों और अक़लियतों को मारा जाता है, हजूम मार देता है छोटे छोटे वाक़यात पे, उनके कारोबार लूट लिए जाते हैं, उनके घर उजाड़ दिए जाते हैं, घर जला दिए जाते हैं, और उसके अलावा मुसलमानों के जो हीरो हैं उनको विलन बना के हिंदू हिस्ट्री में पेश किया जा रहा है। मुसलमानों के नामों पर जो शहर हैं उनके नाम बदले जा रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के कई सियासतदान कह चुके हैं कि मुसलमान जो है वो उसकी हैसियत जानवर जितनी है, उसको अव्वल दर्जे का शहरी हम नहीं मानते। और मुसलसल मुसलमानों के ख़िलाफ़ जारी है जुल्म सितम, और बाहर भी रा जो है वो दहशतगर्द एक एजेंसी के तौर पर है, और सब कुछ हो रहा है। और तमाम सारे ये सारा कुछ होने के बावजूद मुस्लिम मुल्क जो हैं वो तमाम बड़े बड़े मुस्लिम मुल्क हत्ता कि हमारा मक्का मदीने वाला सऊदी अरब भी मोदी को आला तरीन अवार्ड दे चुका है, सिविलियन। यूएई भी दे चुका है। यूएई में हर तीसरा शहरी हिंदू है, हिंदुस्तानी है। यूएई का हर तीसरा शहरी हिंदुस्तानी, और यूएई 3rd बड़ा मेजर पार्टनर है, तीसरा बड़ा मुल्क है जो तिजारती मुआहदे जिसने किए हुए हैं भारत के साथ। रूस और अमेरिका, रूस, चीन और यूएई, ये सारे जो हैं ये मेन पार्टनर हैं भारत के। अब ज़ाहिर है ये जज्बात की दुनिया नहीं है, मफादात की दुनिया है। भारत बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, भारत की आईटी, भारत की तिजारत, भारत की सफारती मुहाज पे जो कुछ है वो सब के सामने। हमारे यहाँ पहले
खैर से नवाज शरीफ साहब ने 4 साल वज़ीर ख़ारजा ही मुकर्रर नहीं किया। उसके बाद बिलावल भुट्टो प्रिंस चार्मिंग बकौल जरदारी साहब अंडर ट्रेनिंग थे, वो वज़ीर ख़ारजा थे। अब खैर से वज़ीर ख़ारजा हमारे हैं इसहाक डार साहब खैर से, अब वो क्या उखाड़ लेंगे, आपको सब नहीं है सब कुछ। उधर जयशंकर है उनका वज़ीर ख़ारजा, जिसका 37 साल ख़ारजा अमूर का तजर्बा है, और वो सेक्रेटरी ख़ारजा रिटायर हुआ है, और जिसकी पूरी दुनिया में धूम है सफारतकारी की। तो सफारतकारी के मुहाज पे हमने क्या उनका मुकाबला करना है, मईशत के मुहाज पे हमने क्या उनका मुकाबला करना है, टेक्नोलॉजी के मुहाज पे हमने क्या उनका मुकाबला करना है। हमारे जजों के घरों से कैमरे निकल रहे हैं और उनके कैमरे चांद पे निकल रहे हैं और सूरज की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा उनका क्या मुकाबला। 627 अरब डॉलर का ज़र मुबादला है, हमारा 27 अरब डॉलर का भी नहीं है। और वो उन्होंने 90 में IMF को गुड बाई कह दिया है। हम 24 मरतबा IMF ही हमारा मुल्क चला रहे हैं, 24 मरतबा उनके कदमों में बैठे हुए हैं। हम हर मुल्क हर इदारे से कर्जा मांग रहे हैं, और अब मांग चुके हैं और मांग रहे हैं, और हमारे एयरपोर्ट्स और मोटरवे तक गिरवी रखे जा चुके हैं। वो कर्जा देने वालों में हो गए हैं। उन्होंने गुर्बत ख़त्म कर रहे हैं, हमारी गुर्बत पैदा हो रही है। उन्होंने मसाइल अपने काबू पर रहे हैं, हम मसाइल रोज़ एक नवा कट्टा खुला हुआ होता है। हमारा उनका क्या मुकाबला। लेकिन बहरहाल गार्डियन अखबार और वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका एक अखबार था, उसने कहा था कि जो रा का नेटवर्क पूरी दुनिया में है, और रा को हुकूमत हिंद की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमसे इजाज़त ना लिया करें, जहाँ मारना है मार दें, जहाँ कत्लो गारत करनी कर दें। तो गार्डियन की खैर क्या वैल्यू, इससे पहले ही रा का सारों को पता है, और हमारे मुल्क में जो कुछ रा कर रहा है वो भी सारों को पता है। अजीत डोल जो इस वक्त मोदी साहब के एडवाइज़र हैं, वो ख़ुद बताते हैं कि मैं मलंग बन के 5-7 साल पाकिस्तान में रहा, और खैबर से कराची तक मैंने क्या दहशतगर्दी करवाई वो अपने फ़ख्रिया अपने बता चुके हैं कई इंटरव्यूज़ में। और मैं इधर दरबारों पर भी रहा, मस्जिदों में भी रहा, और मैं एक नए नाम के साथ पाकिस्तान में फिरता रहा। तो लेकिन बहरहाल फिर भी मैंने कहा कि ये बता दूं कि अब दुनिया भी मान रही है कि भारत दहशतगर्दी करवाता है, लेकिन दुनिया करेगी कुछ नहीं, क्योंकि सारों के मफादात जुड़े हुए हैं भारत के साथ। अमेरिका और चीन आपस में उनकी नहीं बनती, लेकिन भारत पर मुत्तफिक हैं, दोनों के भारत से तिजारती ताल्लुकात हैं। ईरान और सऊदी अरब की आपस में नहीं बनती, लेकिन दोनों भारत के तिजारती ताल्लुक पार्टनर हैं, और सारे मुस्लिम वाले को उनको आला अवार्ड दे रहे हैं। और सूरत हाल ये है कि हमारा UAE का वली अहद इधर आया हुआ था शिकार खेलने। शहबाज शरीफ PDM 1 में जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, तो एक दिन शहबाज शरीफ साहब ने कही उनसे, वहाँ उनको रहीम यार खान मिलने गए, तो उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इस्लामाबाद भी आ जाएं, एक दिन दौरा कर लें। उन्होंने उस वक्त कोई मोहब्बत में होंगे, उन्होंने कहा कि चलो मैं आ जाऊंगा। हमने इधर सारी तोपों पर टाकी शाकी फेरी कि 21 तोपों की सलामी देंगे, और पूरे खैर से क्या उसको कहते हैं, इस्लामाबाद में छुट्टी कर दी कि UAE का हमारा दोस्त आ रहा है। उन्होंने वहीं बैठे बैठे रहीम यार खान में कह दिया कि मौसम ठीक नहीं, मेरा हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता। तो वो यही रहीम यार खान से इस्लामाबाद नहीं आए, और भारत के वो तीसरे बड़े पार्टनर हैं, तिजारती पार्टनर। और जब अयोध्या बाबरी मस्जिद गिरा कर वहाँ मंदिर बनाकर उसके इफ्तिताह हो रहे थे, उसी वक्त UAE में भी मंदिर का इफ्तिताह हो रहा था, और उसी UAE के हुक्मरान जो हमारे रहीम यार खान से इधर नहीं पहुँचे इस्लामाबाद, उन्होंने वो 9 एकड़ ज़मीन उनको दी थी, जहाँ $9.5 करोड़ का मंदिर बन चुका है। मफादात की दुनिया है, भारत बहुत बड़ी ताकत है इस वक्त, आपको मानना पड़ेगा। आप फ़कीर हैं, कशकोल हैं, कशकोल लेकर फिर रहे हैं, और शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम फ़कीर हैं और फ़कीरों के पास कोई चॉइस नहीं होती। तो वापस आते हैं साइफ़र पर। एक समात सिर्फ बताऊंगा, और इस समात से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि साइफ़र भी ख़त्म होने वाला केस है। वैसे तो इस वक्त तक 11 एतराज़ात अदालत उठा चुकी है साइफ़र पर कि ये क्या आपने मुकदमा बनाया है, क्या सज़ा सुनाई है इमरान खान और शाह कुरैशी को। 11 एतराज़ात हो चुके हैं उस पर, और किसी का हुकूमती वकील के पास किसी एक एतराज़ का जवाब भी नहीं था। अब नई जो समात, आखिरी समात हुई है, वो सुनिए। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस सुन रहे हैं। तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा है कि साइफ़र गुमशुदगी का वाहिद गवाह आज़म खान है, अगर वो बयान निकाल दें तो बाकी तो कोई गवाह ही नहीं है। और आज़म खान का भी बयान जो मजिस्ट्रेट के सामने कुछ और है, और
अदालत में कुछ और है। तो एक बयान पे खड़ा है, इतनी बड़ी सज़ाएं आपने सुना दी। दूसरा उन्होंने एतराज़ के साइफ़र कापी गुम हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक सज़ा हो सकती है, आमिर फारूक साहब कह रहे हैं। और लेकिन इमरान खान को 10 साल की सज़ा सुना दी, क्यों? कोई जवाब नहीं था। इमरान खान और हालांकि आगे अदालत कह रही है कि इमरान खान ने तो मिलिट्री सेक्रेटरी और अमले को कापी तलाश करने का कहकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी, फिर क्यों सज़ा दी? कोई जवाब नहीं था। ट्रायल कोर्ट ने जो सज़ा सुनाई वो ज़्यादा है, अदालत ने कहा, कोई जवाब नहीं था। मामला असल साइफ़र गुमशुदगी का नहीं है, साइफ़र कापी गुम हुई है। ये ज़हनों में रहे कि साइफ़र को डी कोड किया गया, उसकी 8 कापियाँ बनी, तो उनमें से एक कापी इमरान खान के पास थी जो गुम हुई। साइफ़र असल वजारत खारजा के पास मौजूद है। तो साइफ़र कापी गुम होने पर 8 में से एक, वो भी इमरान खान मिलिट्री सेक्रेटरी और अपने अमले कह चुके ढूंढें, लेकिन वो गुम होने पर 10 साल की सज़ा, ये अदालत पूछ रही, कोई जवाब नहीं था। कानून के मुताबिक साइफ़र कापी वापस करने के वक्त 1 साल, लेकिन 7 माह बाद ही मुकदमा, वो भी क्रिमिनल मुकदमा, ये इमरान खान के वकील ने कहा। इसका भी हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं था। साइफ़र डिकोड हुआ, 8 कापियाँ बनी और 1 कापी गुम हुई और इतनी बड़ी सज़ा, कोई जवाब नहीं था। इमरान खान को लापरवाही और जानबूझकर साइफ़र कापी गुम करने पर सज़ा सुनाई गई। दोनों सूरतों में सज़ा हो ही नहीं सकती, लापरवाही भी हो या जानबूझकर साइफ़र की 1 कापी जो डी कोड हुआ है उसकी 1 कापी गुम की जाए, या लापरवाही में गुम की जाए, जानबूझकर गुम की जाए, या अनजाने में गुम हो जाए, तो दोनों सूरतों में 10 साल सज़ा नहीं हो सकती, 2 साल हो मैक्सिमम हो सकती है। ये अदालत ने कहा, कोई जवाब नहीं था। तो अदालत कह चुकी है कि जिस तकरीर पर सज़ा सुनाई गई उसका तो कोई सर पैर ही नहीं था, वो तो सियासी तकरीर थी। ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में केस चलाया और लगा के जल्दबाजी में फ़ैसला सुनाया। 9 बजे तक समातें हुई। इमरान खान शाह महमूद कुरैशी का हक़ के दिफा ख़त्म किया गया, हक़ के जिरा ख़त्म किया गया। ट्रायल कोर्ट को साइफ़र दिखाया ही नहीं गया। अच्छा, साइफ़र ना मुद्दई के पास था जिसने मुकदमा दर्ज कराया, ना तफ्तीशी के पास था जिसने मुकदमा दर्ज किया, ना हुकूमती वकीलों के पास था, ना ट्रायल कोर्ट के पास था। असल साइफ़र है क्या, मतन क्या है, इसके बावजूद सज़ा सुना दी गई। बनीगाला मीटिंग से मुतल्लिक कोई तहरीरी दस्तावेज़ात ही नहीं है, फिर भी आपने, बनीगाला मीटिंग हुई है जनाब 28 मार्च को, और इमरान खान जिस पर साइफ़र मुकदमा बना है वो है, तकरीर की उन्होंने 27 मार्च को, तो एक दिन पहले तकरीर की गई पर मुकदमा बन गया और उस मुकदमे की बेस बनाई गई मीटिंग, और वो मीटिंग हुई एक दिन बाद। अपने वकील हटाकर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को उनके वकील हटाकर सरकारी वकील क्यों दिए गए इतने अहम केस में, कोई जवाब नहीं था। 10 गवाहों के बयान मुल्ज़मार और उनके वकला की गैर मौजूदगी में रिकॉर्ड हुए, कोई जवाब नहीं था। और इसके अलावा आज़म खान का बयान, आज़म खान कहाँ गायब रहे, आज़म खान कैसे वापस आए, आज़म खान का बयान, 2 बयानों में फ़र्क क्यों है, ये सारा केस का कोई सर पैर ही नहीं। क्या बेचैनी थी कि रात 9 बजे तक ट्रायल चलता रहा। नई अदालती मिसाल कायम की गई। इमरान खान का हक़ के दिफा ख़त्म करने का मतलब हक़ तलफ़ी है इस्लामाबाद। तो लिहाजा साइफ़र केस तोशा खाना में सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, साइफ़र केस में भी सज़ा ख़त्म होगी या मुअत्तल होगी या ज़मानत होगी, और इसके बाद रह गया इद्दत वाला निकाह वाला केस, वो तो पहली चंद पेशियों में उड़ जाएगा, क्योंकि उसके वो तो केस है ही हवा में कि निकाह में जल्दी की 7 साल सज़ा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद।